हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अरविंद शुक्ला फिज़िक्स वाले। चैप्टर 1 की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर। चार्ज हर एक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मैटर होगा तो चार्ज होगा ही होगा। और चार्ज के बारे में डिफरेंट बातें हम लोगों ने कल के लेक्चर में कर ली थी, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि किसी भी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाई इंडक्शन, और तीसरा चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो आज हम चार्ज के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने दिया है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसका मतलब यह है कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर कोई बॉडी है ए और इस पे चार्ज अवेलेबल है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? डिफिशियंसी है, कमी है। अब अगर इसके पास कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी ले आते हैं बी, और इन दोनों को कंडक्ट करा देते हैं, तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। यानी ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी से इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को लेना शुरू करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट बी पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमने लिख रखा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट कन्वर्स मे आर मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब यह है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहां चार्ज होगा वो मास के साथ ही रहेगा। लेकिन मास रहे और चार्ज भी हो ये जरूरी नहीं है। मास के साथ चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे हमारे नेचर में अल्फा रेज हैं और बीटा रेज हैं। तो ये अल्फा रेज और बीटा रेज जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करती हैं तो इनमें डिफ्लेक्शन होता है। अल्फा रेज और बीटा रेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करती हैं तो इनमें डिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि ये जो रेज हैं अल्फा रेज और बीटा रेज वो चार्ज हैं। हाँ, अल्फा रेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और बीटा रेज जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। यानी कि जब ये अल्फा रेज में चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। मतलब ये चार्ज है और इसके साथ साथ पार्टिकल है, मतलब इसमें मास भी है। वहीं गामा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। गामा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब इस पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। तो गामा रेज क्या हुआ? न्यूट्रल। तो ये जो गामा रेज है वो न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। किससे बना होगा? न्यूट्रल पार्टिकल से। तो चाहे अल्फा रेज हुआ, बीटा रेज हुआ, गामा रेज हुआ, इनमें पार्टिकल है, इनमें मास है। लेकिन यहां मास है, चार्ज नहीं है। लेकिन यहां चार्ज भी है और मास भी है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि चार्ज जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो वो मास के साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग
the mass of a body changes. In the process of charging, the mass of a body changes means what? Whenever you are going to charge a body by friction, then what will happen? Ultimately, electrons will transfer from one body to another body. जब आप किसी बॉडी को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के दूसरे बॉडी पे जाते हैं. कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, उसमें मास है, तो बॉडी का मास भी चेंज होगा. तो इस तरह से इसको हमने लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस. सपोज कर लीजिए आपके पास एक बॉडी है और ये न्यूट्रल है. दिस बॉडी इज व्हाट? न्यूट्रल. और इस केस में इस बॉडी का मास कितना है? कैपिटल एम. बॉडी न्यूट्रल है और इसका मास क्या है? एम है. अब इस बॉडी को, सेम बॉडी को किसी तरीके से हमने निगेटिव चार्ज कर लिया, यानी ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? निगेटिवली चार्ज हो गई. तो निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. तो अब इसका जो न्यू मास होगा वो यम प्लस डेल्टा यम हो जाएगा. ठीक इसी तरह से अगर इसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो कल हमने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है. इसमें इस बॉडी से, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया गया है. तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मास कम हो जाएगा. ये जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम क्या होगा? डेल्टा एम इज द मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उन सभी के मास को ऐड कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि मास में कितना बढ़ोतरी हुआ है, यानी मास कितना इंक्रीज हुआ है या मास कितना डिक्रीज हुआ है. तो जब कभी भी बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो बॉडी का मास चेंज होगा. बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, और जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो उसका मास घट जाएगा. समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. तो ये बताया जा रहा है चार्ज इज इनवेरिएंट. चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है. द चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड. मतलब बॉडी का स्पीड बढ़ाते या घटाते रहें, इससे बॉडी के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. चार्ज इज इनवेरिएंट. लेकिन मास जो होता है वो वेरिएंट होता है. हमने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ रखा है कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. जहाँ एम नॉट क्या है? रेस्ट मास, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास कितना है? एम नॉट. और जब वो v स्पीड से मूव करेगी तो उसका मास कितना होगा? यम. यानी जब कोई बॉडी मोशन में आती है, मूव करती है, तो उस स्पीड के बढ़ने के साथ साथ बॉडी का मास भी बढ़ता चला जाता है. तो मास क्या हुआ? वेरिएंट. लेकिन चार्ज क्या हो गया? इनवेरिएंट. तो चार्ज इनवेरिएंट होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है. इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ चार्ज इज इनवेरिएंट. नेक्स्ट बॉडी है, नेक्स्ट पॉइंट है एसिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी. यानी जो चार्ज एसिलरेट करेगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा. जैसे अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ये चार्ज है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सुंदर दिखे. हाँ, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज का जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि चार्ज रेस्ट में है.
तो इस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। चार्ज रेस्ट में है तो वो किसका सोर्स बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर यही चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन v जो है वो कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब कि चार्ज का जो एक्सीलरेशन a है, चार्ज का एक्सीलरेशन a क्या है? 0, मतलब कि चार्ज अनएक्सीलरेटेड मोशन में है। तो इस समय यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को B से। तो हमने दो बातें जानी। एक पहला क्या था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है। तो इस समय ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर यही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ एनर्जी को रेडिएट करता है, रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस पॉइंट्स का मतलब एक बार फिर से समझिए। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। whenever charge is at rest, it will be the source of electric field only, and whenever charge is in unaccelerated motion, it will produce electric field as well as magnetic field, while an accelerated charged particle is the source of electric field, magnetic field as well as electromagnetic wave। यानी जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो अपने अंदर से लगातार एनर्जी एमिट करता रहता है, एनर्जी को रेडिएट करता रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इस तरह से चार्ज की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम इसको मिटा दें। तो आप क्या कहेंगे? सर आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, आप चाहे तो मिटा सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चैनल हम सभी का है, बिल्कुल इस तरह की भावना नहीं रखेंगे। चलिए, बहरहाल कुछ बकबक की बातें खत्म हुई। अब शुरू करते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो चार्ज की जो अगली प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले ये जो वर्ड है क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट अमाउंट में। वो कोई भी अमाउंट नहीं हो सकता, XYZ कोई भी अमाउंट नहीं हो सकता, हमेशा वो फिक्स्ड अमाउंट, डिस्क्रीट अमाउंट में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको हम क्वांटाइज्ड कहते हैं। जैसे अगर कोई एटम है और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस केस में बोहर ने अपनी एक एटॉमिक मॉडल दी थी और उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और वो कितना होता है? mvr। ये किसके इक्वल होगा? NH/2π। According to Bohr's atomic model, the
एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम यल होगा वो हमेशा एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम है यल वो क्या हुआ, क्वांटाइज्ड हुआ, और इस क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का जो क्वांटम है वो h अपॉन 2 पाई हुआ। आई थिंक अब क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमेशा एक डिस्क्रीट अमाउंट में होती है, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल्स में पाई जाती हैं, उसको हम क्वांटाइज्ड कहते हैं। जैसे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, जहां n क्या है, इंटीजर। तो इस एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम है वो है h अपॉन 2 पाई, और ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटाइज्ड हो गई। ठीक इसी तरह से जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जैसा कि हमने कल बताया था कि जब किसी भी बॉडी को रगड़ते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाने लगते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 जाएगा, 3.5 जाएगा क्या, तोड़ करके 3.5 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, नहीं, नॉट पॉसिबल। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो इंटीग्रल नंबर में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B, A से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके गया तो इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, -e, और इस जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पे कितना चार्ज आएगा, +e। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो -2e हो जाएगा, +2e हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, +e, +2e, +3e, और ऐसे ऐसे। इसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो -e, -2e, -3e। तो इसको कुल मिला जुला करके जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिख सकते हैं, Q = ±NE। E क्या है भाई, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। According to quantization of charge, the charge on any body is integral multiple of basic unit of charge E। अब जैसे यहां देखिए एंगुलर मोमेंटम जो था वो इंटीग्रल मल्टीपल था h अपॉन 2 पाई के। इसी तरह बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा E के, यानी E में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी उलूल जुलूल चार्ज नहीं हो सकता, यानी कि 3.5e, 2/3e, -17.5e, इस तरह का चार्ज नहीं होगा। चार्ज जब भी होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, +e, -e, -2e, -3e, -8e, इस तरह से इंटीजर में, कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में चार्ज डेवलप होगा। और इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखते हैं, Q = ±NE। E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यही इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इसको नेचर ने प्रोवाइड किया है, सबसे छोटा चार्ज है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये किसके इक्वल होगा, -e। माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन पे चार्ज लिखना चाहें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन +e, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, मान लीजिए किसी एटम का न्यूक्लियस है तो उस पर कितना चार्ज आएगा,
अब भाई न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? Z प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +E। तो Z प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? +ZE। तो इस तरह से ये हम देख लिए कि किसी भी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? +ZE, जहाँ Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी उलूल जुलूल चार्ज नहीं हो सकता। जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 96 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्या कोई बॉडी अपने ऊपर कितना चार्ज रख सकती है? 96 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको चेक करने के लिए हम सिंपली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू कितनी है? बॉडी पे कितना चार्ज होने की बात की जा रही है? 96 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। N हमको नहीं पता है, लेकिन E पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। N इज इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1.6 को 96 से कैंसिल करेंगे तो ये 60 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 60 इंटू 10⁻⁻18 और ये देखो -19 जब नीचे से ऊपर जाएगा यानी कि तो ये -19 से क्या हो जाएगा? +19। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 10 मीन्स 600। यानी अगर कोई बॉडी अपने ऊपर कितना चार्ज रखती है? 96 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, तो उसके लिए उस पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डेफिशिएंसी होना चाहिए? 600। अब ये जो 600 है उसको यहां चेक करिए, वो इंटीजर है कि नहीं। तो हमें पता है कि 600 क्या है? इंटीजर है। तो अगर किसी भी बॉडी पे इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं एक्सेस में, या इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिफिशिएंट हैं, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है वो कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में है, तो वो बॉडी उस चार्ज को एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब उस बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है 96 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अगर यहीं n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो हम उस बॉडी को ये चार्ज नहीं दे सकते। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम सबने पढ़ रखी है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये कहता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होगा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि किसी भी बॉडी पे, सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। द चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आप बताएंगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी बात को हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं
कैसे लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या लिखा हमने? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी अभी बजना था, ये बता रहा है कि अब भाई आपका समय हो गया, बंद कर दीजिए, लेकिन हम बंद करने वाले नहीं हैं, आप लोग घबराइए नहीं, अभी हम बने रहेंगे आपके साथ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब चार्ज को ना तो हम उस सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कभी भी चार्ज मान लीजिए क्रिएट भी हुआ, इफ समहाउ चार्ज क्रिएटेड देन इट विल, सिर्फ क्रिएटेड नहीं, क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय, यानी अगर कभी भी चार्ज क्रिएट भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है तो इट विल क्रिएट ऑब्लिक डिस्ट्रॉय इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। ध्यान से समझिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और यही दूसरी लाइन हमने लिख दी कि अगर कभी भी चार्ज क्रिएट होता है या डिस्ट्रॉय होता है तो ये हमेशा कैसे क्रिएट होगा? इक्वल एंड अपोजिट पेयर में, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, या जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होने जा रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फिनोमिना है पेयर प्रोडक्शन। कौन सी फिनोमिना? पेयर प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, न्यूक्लियस जानते हैं ना, एटम के अंदर गोल वाला होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर इस न्यूक्लियस से कोई गामा रेज इंटरेक्ट करती है, यानी व्हेन अ गामा रे इंटरेक्ट विथ न्यूक्लियस देन टू न्यू पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वन इज electron, this particle is electron and another one is positron। इसका मतलब यह है कि पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना में गामा रेडिएशन जब न्यूक्लियस से इंटरेक्शन लेता है तो इसमें दो पार्टिकल जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसपे माइनस ई चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन जिसपे प्लस ई चार्ज होता है। तो अगर हम इस पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना को दो पार्ट में बांटे तो ये कंडीशन आएगा इनिशियली इन द सेंस पेयर प्रोडक्शन के पहले क्या था यहाँ पे? गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन का टोटल चार्ज क्या होगा? 0। पेयर प्रोडक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई और पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ई। अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो पेयर प्रोडक्शन के बाद भी हमें टोटल चार्ज कितना मिलता है? 0। तो इस तरह से पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना में चार्ज क्रिएट हुआ है। चार्ज क्या हुआ है? क्रिएट हुआ है, लेकिन इक्वल और अपोजिट पेयर में। जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से चार्ज तो क्रिएट हुआ लेकिन इक्वल और अपोजिट पेयर में। मतलब कि पेयर प्रोडक्शन के पहले सिस्टम का टोटल चार्ज 0 था और पेयर प्रोडक्शन के बाद भी सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है। मतलब कि ये वाली लाइन हूबहू सही हो रही है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर आइसोलेट करें तो इस पूरे सिस्टम का पेयर प्रोडक्शन के पहले चार्ज 0 था और पेयर प्रोडक्शन के बाद भी चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ठीक इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है पेयर एनहिलेशन।
इस पेयर इनहेलेशन के प्रोसेस में भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है। देखिए कैसे, जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन के साथ भिड़ंत होती है, हमने क्या बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन से भिड़ंत होती है, मतलब कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इंटरैक्टेड विथ अ पॉजिट्रॉन देन 2 photons जनरेटेड, 2 फोटान जनरेट होते हैं। फोटान की एनर्जी कितनी होती है, hν। तो पेयर इनहेलेशन के पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का अगर चार्ज मिलाएंगे तो -e + e, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और पेयर इनहेलेशन के बाद भी फोटान न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, तो इस तरह से पेयर इनहेलेशन के बाद भी टोटल चार्ज क्या हुआ, 0। तो इस पेयर प्रोडक्शन की फिनोमिना में चार्ज क्रिएट हुआ, लेकिन इक्वल और अपोजिट पेयर में। पेयर इनहेलेशन की फिनोमिना में चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन ये भी इक्वल और अपोजिट पेयर में। तो इस तरह से जब कभी भी चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय होगा तो हमेशा वो इक्वल और अपोजिट पेयर में डिस्ट्रॉय होगा, और पूरी के पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की जो चार्ज होगी वो क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये पढ़ा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। अगर कभी भी चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय होता है तो इक्वल और अपोजिट पेयर में डिस्ट्रॉय होता है। ऐसे तो नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आप सिंपली बताइएगा, बिना झिझक के बताइएगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस तरह से इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि दो चार्ज के बीच में इंटरैक्शन कैसा होता है, और अगर वो इंटरैक्ट करते हैं तो उस फोर्स का नेचर क्या होता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आप धीरे धीरे अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम कूलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला लेक्चर आने वाला है किस पे, कूलम्स लॉ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय। आप सभी का समय शुभ हो।